दोस्तों, प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में जो पार्लियामेंट का जो पोर्शन बचा हुआ है उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे और पार्लियामेंट से रिलेटेड जो उसकी क्रियाविधि है, उसके जो कार्य करने का तरीका है ना, उसके कार्य को वह संसद जो है अपने कार्यों को किस प्रकार से संचालित करता है, इस वाले पोर्शन को जो हम पूरा यहाँ पर कवर करेंगे। साथ में जो है बजट और बजट की प्रक्रिया को भी हम समझेंगे जो कि पॉलिटी में वर्णित है, क्योंकि बजट के दो पोर्शन हैं। ठीक है, एक बजट जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और एक बजट जो है मतलब बजट का जो संवैधानिक प्रावधान है वो हम पॉलिटी वाली क्लास में कवर करते हैं। तो और बजट का जो अर्थव्यवस्था वाला पार्ट है, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, वो हम इकोनॉमिक्स वाले जो पोर्शन होता है वहाँ पर कवर करते हैं। तो जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो बजट का वो पोर्शन वहाँ करवाऊंगा और अभी संवैधानिक व्यवस्था वाला पोर्शन कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि संसद का आखिर काम क्या है, संसद आखिर करती क्या है। तो देखिए, संसद का जो मुख्य काम है, संसद का अगर हम कार्य की बात करें, जो पार्लियामेंट है उसके अगर हम काम को देखें तो संसद का काम क्या है दोस्तों, वो है क्या, कानून बनाना। क्या करना, कानून बनाना। एक काम है ये, सिर्फ मात्र यही बस काम नहीं है। ठीक है, एक काम क्या है, कानून बनाना। और ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि विधायिका, संसद क्या है, एक विधायिका है और विधायिका का मतलब ही होता है एक ऐसी संस्था जिसका काम कानून निर्माण हो। तो ये हो गया कानून बनाना। और दूसरा काम एक ये भी करती है, ये इसके द्वारा एक काम और ये भी किया जाता है कि यह संविधान में संशोधन करने का कार्य करती है। क्या करती है, संविधान में संशोधन का कार्य करती है, मतलब अमेंडमेंट का कार्य करती है। उस संविधान को, जिस संविधान को संविधान सभा ने बनाया है, किसने बनाया है, संविधान सभा ने बनाया है। तो जब संविधान सभा समाप्त हो रही थी, मतलब जब संविधान सभा की आखिरी बैठक जो कि 24 नवंबर 1949 को हुई थी, जिस दिन सभी लोगों ने दस्तखत किए थे उसमें, उस दिन ये बात कही गई थी कि अब से जब से संविधान सभा जो है डिजॉल्व हुई, तब से जो है संविधान सभा के भी जो कार्य थे, क्योंकि संविधान में जो संविधान होता है उसमें जो भी बदलाव करने के जो काम होते हैं वह उसका काम जो है संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। लेकिन अब संविधान सभा तो समाप्त हो गई, तो अब कौन करेगा, तो ये शक्ति जो है किसको दे दी गई, संसद को दे दी गई। और संसद को अनुच्छेद 368 के तहत आर्टिकल 368 में ये पावर दे दिया गया कि आप जो है संविधान में आवश्यकता अनुसार संशोधन भी कर सकते हैं। मतलब समय के अनुसार जो है उसमें जो परिवर्तन की आवश्यकता होगी, जो संशोधन की आवश्यकता होगी, वो संशोधन भी आप इसमें कर सकते हैं। तो संसद के दो काम हो गए। एक काम तो क्या हो गया, संविधान में संशोधन करना। जब यह संविधान में संशोधन करती है तो इसकी भूमिका संविधान सभा के जैसी हो जाती है। और जब ये सामान्य कानून बनाने का काम करती है, मतलब जब ये देश के लिए जो है विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण करती हैं, तब इसकी जो भूमिका होती है वह संसद की तरह होती है, पार्लियामेंट की तरह होती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो संसद जो है संविधान संशोधन कैसे करती है वो तो हम बाद में देखेंगे। अभी ये देखिए, कानून बनाना है। अब संसद को मान लीजिए किसी मुद्दे पर कानून बनाना है, सपोज कीजिए महिला आरक्षण पर कानून बनाना है। किस पर कानून बनाना है, महिला आरक्षण पर कानून बनाना है। या सपोज कीजिए जातिगत भेदभाव के उन्मूलन के लिए कानून बनाना है, या ट्रैफिक के लिए कानून बनाना है, या उपभोक्ताओं के अधिकार को संरक्षित करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाना है। ये सब कानून है। तो कानून बनाने के लिए सबसे पहले संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जिसे कहा जाता है संसदीय विधेयक। क्या कहा जाता है, संसदीय विधेयक, पार्लियामेंट्री बिल। और यही बिल जब संसद से पास हो जाता है, जब यह बिल जो है, यह विधेयक जो है वह संसद से पास हो जाता है, तो यह अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, अधिनियम बन जाता है। मतलब यह एक अब जो है कानून बन चुका है। क्या बन चुका है, एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। और फिर जिस दिन उद्घोषणा कर दी जाएगी उस दिन से ये कानून लागू हो जाता है। ठीक है, तो संसदीय विधेयक के माध्यम से ये जो है कानूनों का निर्माण करते हैं। अब जब ये लोग कानूनों का निर्माण करते हैं तो उसके लिए जो है जो प्रोविजन अनुच्छेद 160 में वर्णित है, और इसमें यह बात कही गई है कि कानून बनाने के लिए संसद के द्वारा कानून निर्माण के लिए जो विधेयक हैं वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। किसी भी सदन मतलब लोकसभा में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं और कहाँ पर, राज्यसभा में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। हाँ, कुछ विधेयक ऐसे हैं जिसको राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, जिस पर राज्यसभा की जो अधिकारिता है, राज्यसभा की जो शक्ति है वह क्या होती है, सीमित होती है। वो कौन कौन से हैं हम लोग देखेंगे। लेकिन सामान्यतः सभी विधेयक जो होते हैं, जितने भी प्रकार के विधेयक होते हैं, वो दोनों सदन में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब आपने एक विधेयक बनाया, एक कानून बनाया, ठीक है, उस कानून को लेकर के आप पहले मन करे आपका तो राज्यसभा चले जाइए, आपका मन चले तो लोकसभा चले जाइए। ठीक है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। क्लियर है बात। तो विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब ये विधेयक मुख्यतः
वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो हम देखते हैं वो 3 प्रकार के विधेयकों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। एक होता है जिसे कहा जाता है साधारण विधेयक। क्या कहा जाता है? साधारण विधेयक। इसे कहा जाता है ऑर्डिनरी बिल। क्या कहा जाता है इसे? ऑर्डिनरी बिल कहा जाता है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। फिर दूसरे प्रकार का एक विधेयक होता है जिसे कहा जाता है धन विधेयक। क्या कहा जाता है? धन विधेयक, मनी बिल। और तीसरे प्रकार का एक विधेयक जो महत्वपूर्ण होता है उसको कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्या कहते हैं इसे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, देखिए ये जो सामान्य विधेयक है इसके माध्यम से जो है सामान्य कानून बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? सामान्य कानून। सामान्य कानून मतलब वही जैसे मैंने बताया, मान लीजिए निजता के लिए कोई कानून बनाना है, ठीक है, किसी वर्ग को कोई अधिकार देने के लिए कोई कानून बनाना है, ठीक है, या तो फिर क्या हो, उपभोक्ताओं के लिए कोई कानून बनाना है, मजदूरों के लिए कोई कानून बनाना है, किसानों के लिए कोई कानून बनाया है, तो ऑर्डिनरी बिल। फिर क्या है? मनी बिल। जब टैक्स इम्पोज करने के लिए, कर लगाने के लिए या किसी कर को समाप्त करने के लिए, बहुत सारे प्रोविजन है लेकिन मैं कुछ बता रहा हूँ। टैक्स इम्पोज करने के लिए, टैक्स लगाना है या किसी टैक्स को जो है एबॉलिश करना है, हटाना है, ठीक है, मतलब पैसे दाम से रिलेटेड जब बात होती है तो उसके लिए जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसे कहा जाता है धन विधेयक। क्या कहा जाता है? धन विधेयक। इस धन विधेयक का वर्णन दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। फिर है संविधान संशोधन विधेयक। जब संविधान में संशोधन हो, संविधान के ही किसी भाग को बदलना हो, कोई भाग जोड़ना हो, कोई घटाना हो, किसी प्रोविजन में परिवर्तन करना हो, तो उस विधेयक को कहा जाता है संविधान संशोधन। जैसे आप पंचायतों के बारे में सुनते हैं, आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, नहीं तो हम पंचायती राज पढ़ेंगे ही। पंचायत के बारे में आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पर जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। इसके माध्यम से भारतीय संविधान में एक भाग जोड़ा गया था, भाग 9, और भाग 9 में जो है वह पंचायतों के संबंध में वह प्रावधान किए गए थे। तो ये क्या हुआ? देखो, संविधान में परिवर्तन कर रहा है, मूल संविधान में, तब उस विधेयक को क्या कहा जाएगा? संविधान संशोधन विधेयक कहा जाएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के 3 मुख्य प्रकार हुए विधेयकों के, सामान्य विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इनके बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं, और जो भी चीज़ें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और वो क्या है? देखिए, अब सबसे पहले साधारण विधेयक के संदर्भ में कुछ बातें हैं उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि जो साधारण विधेयक है, ये साधारण विधेयक 2 प्रकार का हो सकता है। कैसा हो सकता है? 2 प्रकार का। एक है सार्वजनिक और एक है निजी। तो सार्वजनिक और निजी, इसको ऐसे मत समझिएगा, सार्वजनिक मतलब हम कहते हैं पब्लिक और निजी मतलब हो गया प्राइवेट। तो जब विधेयक, ध्यान से सुनिएगा, जब विधेयक किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? किसी मंत्री के द्वारा, मंत्री द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है, मतलब इस विधेयक, एक साधारण विधेयक बनाया गया और उसको मंत्री अपने हाथ में लिए बिल्कुल चले जा रहा है लोकसभा की तरफ, और मंत्री जब लोकसभा में पहुंच के इस विधेयक को प्रस्तुत करेगा, जाके वहां पर रखेगा कि लो ये विधेयक है, ठीक है, इस पर हमें कानून बनाना है, तब उसे कहा जाएगा क्या? सार्वजनिक विधेयक। क्या कहा जाएगा? सार्वजनिक विधेयक। लेकिन मंत्री के अलावा और कोई भी हो, चाहे वह जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के भी कोई सदस्य हों, मतलब मंत्री के अलावा अन्य किसी सांसद के द्वारा, अन्य सांसद के द्वारा जब विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा तब उसे कहा जाएगा क्या? निजी विधेयक। सपोज करो अभी जैसे राहुल गांधी कोई मंत्री नहीं है, ठीक है, या जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो, उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, लेकिन वह संसद में कोई चाहते हैं कि संसद के द्वारा किसी मुद्दे पर कानून बनाया जाए, किसी विषय पर कानून बनाया जाए, तो उनके माध्यम से, ठीक है, वो अगर मान लीजिए कोई विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो उसको निजी विधेयक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? निजी विधेयक, क्योंकि मंत्री नहीं है वो। लेकिन अगर राजनाथ सिंह, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो भी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, फिर क्या है, रेलवे जैसे मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका? अश्विनी वैष्णव। तो इस तरीके के कोई भी व्यक्ति अगर बिल प्रस्तुत करेगा, विधेयक प्रस्तुत करेगा, तो वो सार्वजनिक विधेयक कहलाएगा। दोनों में महत्वपूर्ण अंतर समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्री के अलावा अगर कोई करता है तो वो निजी विधेयक है। इसके बाद में अगर मंत्री को विधेयक प्रस्तुत करना है तो 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? 7 दिन पहले नोटिस। नोटिस किसको देंगे? अगर लोकसभा में प्रस्तुत कर रहे हैं तो किसको देंगे? स्पीकर को। अगर राज्यसभा में कर रहे हैं तो किसको देंगे? चेयरमैन को। ठीक है, चेयरमैन को इनको नोटिस देना पड़ेगा कि देखो हम ये वाला विधेयक प्रस्तुत करने वाले, क्योंकि संसद में वो बैठ के करेंगे क्या? संसद में उस कानून के जो भी प्रोविजंस रहेंगे, जो भी अलग अलग पॉइंट्स रहेंगे, उन पर बैठ के चर्चा किया जाएगा कि ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, क्या इस कानून से जनता का हित होगा या नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि इस कानून के माध्यम से सरकार के द्वारा जनता का शोषण किया जाने लग जाए।
ठीक है, तो उस पर चर्चा करेंगे, लोकसभा राज्यसभा में उस पर चर्चा होगी, और अगर लगेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है तो उसको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर अगर कोई निजी व्यक्ति चाहता है कि वो कोई विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो उसको 30 दिन पहले की सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, कितने दिन पहले? 30 दिन पहले की सूचना देनी पड़ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया साधारण विधेयक के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण बातें। अब मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि साधारण विधेयक की परिस्थिति में संयुक्त बैठक हो सकता है। क्या है? मान लीजिए, संयुक्त बैठक क्या है ये तो आप लोग जानते ही हैं। ये एक साधारण विधेयक है, इसे प्रस्तुत किया गया कहाँ पर? राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, राज्यसभा ने इसको पास कर दिया। ये आया लोकसभा में, लोकसभा ने इसको पास नहीं किया या इसको जो है लटका दिया, मतलब इस पर जो है अभी तक कोई वोटिंग यहाँ पर नहीं हुई है। और राज्यसभा चाहता है कि इस पर जो है वह क्या हो, इस पर कोई वो बनाया जाए, क्या सहमति बनाई जाए, क्योंकि जब तक कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित नहीं होगा तब तक वो कानून नहीं बन सकता। ऐसे कंडीशन में आपको पता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है वह संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। ठीक है, तो साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 108 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 108 में। ये आपको याद रखना है। 108 को ऐसे याद रख लीजिएगा कि हमारे जैसे हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें आपने देखा होगा कि जो लोग माला जपते हैं, ठीक है, माला जपते हैं तो 108 बार माला जपते हैं। ठीक है, 108 बार ईश्वर परमात्मा का जो है नाम का जाप करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि जब वो 108 बार परमात्मा का नाम लेते हैं तो उससे उनकी आत्मा और परमात्मा की यहाँ आत्मा एक साथ परमात्मा के साथ क्या हो जाती है? संयुक्त हो जाती है, जुड़ जाती है। तो आप इसको ऐसे याद रखना कि जब लोकसभा और राज्यसभा एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, संयुक्त हो जाएं, तो वो क्या होगा? संयुक्त बैठक होगा। और वो किस आर्टिकल में है? 108 में है। ठीक है, चलिए, अब ये संयुक्त बैठक कब हुआ है? अभी तक हमारे यहाँ भारत देश के इतिहास में जो है, भारतीय संवैधानिक इतिहास में 3 बार संयुक्त बैठक हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले संयुक्त बैठक हुआ था दोस्तों दहेज प्रतिषेध बिल 1961 में। एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया था 1961 में। इसमें क्या हुआ? लोकसभा ने तो इसको मंजूरी दे दी, राज्यसभा मंजूरी नहीं दे रही थी, क्योंकि राज्यसभा के वरिष्ठों का सदन है। ठीक है, वरिष्ठों को लगा यार दहेज नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा, मतलब बिना दहेज के शादी ब्याह, बताओ मतलब क्या ही है। बताओ, लड़के को इतना पढ़ा लिखा रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए जो है वो भी अपना जीवन खपा रहा है और अब अगर दहेज लेना अगर अपराध होगा तब तो फिर समस्या वाली बात हो जाएगी। तो इनके बीच में सहमति नहीं बन रही थी, तो फिर रास्ता निकाला गया। रास्ता क्या निकाला गया? वही 108 वाली माला जपी गई, परमात्मा को मनाया गया, फिर राष्ट्रपति महोदय ने संयुक्त बैठक करवाया और फिर वो पास हो गया। वैसे ही एक और विधेयक था बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल, सिर्फ इनका नाम याद रखना। ठीक है, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल जो है वह 1977 में इसको बनाया गया था। ठीक है, फिर आतंकवाद रोकथाम विधेयक जो है, आतंकवाद रोकथाम विधेयक 2002, इसमें भी दिक्कत हो रही थी तो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया था। ये सामान्य विधेयक है। ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटी प्रोहिबिशन एक्ट जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो ये 3 है, जब 3 बार ऐसा हुआ है भारतीय संसद में कि जब संयुक्त बैठक की आवश्यकता पड़ी है। ठीक, चलिए, तो ये साधारण विधेयक के संबंध में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं धन विधेयक। धन विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है, इसका नाम ही है धन। धन मतलब पैसे से जुड़ा हुआ, और सरकार को पैसा कैसे मिलता है? टैक्स से मिलता है। कैसे से मिलता है? टैक्स से। सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, उससे सरकार को धन की प्राप्ति होती है। तो आप लोगों को एक मोटी मोटी बात याद रखनी है कि धन विधेयक जो है वह टैक्स से संबंधित जो है प्रावधान उससे रिलेटेड होता है। क्लियर है बात? अब टैक्स से रिलेटेड इसमें प्रावधान किया गया है और इसका वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है। किसमें किया गया? अनुच्छेद 110 में किया गया है। तो अब कोई विधेयक साधारण विधेयक है कि धन विधेयक है, कोई विधेयक साधारण विधेयक है या धन विधेयक है, इस बात का फैसला कौन करता है? तो इस बात का फैसला लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। मतलब ये बिल लेके जाते हैं, विधेयक लेके जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष के पास। देखा ना हमने, 7 दिन की नोटिस, 30 दिन की नोटिस, और जाके जो व्यक्ति बिल लेके गए और उन्होंने कहा अध्यक्ष महोदय ये जो है एक धन विधेयक है, तो लोकसभा अध्यक्ष कहेगा अच्छा पहले मैं देख तो लूँ कि सच में ये धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, फिर जब वो देख लेगा कि ओके ठीक है, इसमें टैक्स से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं, मतलब ये एक धन विधेयक है। ठीक है, तो धन विधेयक का निर्णय दोस्तों वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। पहली महत्वपूर्ण बात। अब धन विधेयक को केवल और केवल जो है कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यसभा में। कहाँ पर किया जा सकता है? राज्यसभा में, सॉरी, केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार ये प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, तो
हमने अभी साधारण विधेयक में देखा ना कि साधारण विधेयक को लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा में भी, लेकिन धन विधेयक को केवल और केवल जो है वह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखनी है। इसके बाद जो है, अब एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए धन विधेयक को प्रस्तुत करना है लोकसभा में, क्योंकि राज्यसभा में तो हो नहीं सकता, तो धन विधेयक को अगर प्रस्तुत करना है तो उसके लिए जो है राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति। पैसा दाम का मामला है ना भाई, तो मुखिया से तो परमिशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देश के मुखिया से अगर आप परमिशन ही नहीं लोगे तो बात कैसे बनेगी? तो राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ती है? सहमति लेनी पड़ती है। क्लियर है बात? फिर अब ये विधेयक, ये धन विधेयक लोकसभा के बाद जो है राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा क्या कर सकता है? राज्यसभा जो है, राज्यसभा के इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं होती। राज्यसभा केवल और केवल 14 दिन तक जो है विलंब कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। और यहाँ पर ये याद रखना है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। जैसे साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक हो सकता था, धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है। ठीक है। इसमें धन विधेयक के मामले में लोकसभा का जो राइट होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। कैसा होता है? एक्सक्लूसिव राइट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? लोकसभा के द्वारा जनता का प्रतिनिधित्व किया जाता है। और ये जो पैसा है, ये रुपया है, वो भी किसका है? जनता का। राज्यसभा प्रतिनिधित्व करता है किसका? राज्यों का। ये पैसा जो है वो राज्यों का तो है नहीं। ठीक है। तो जनता अपने अपने पैसे को अपने हिसाब से प्रयोग करे, उसमें राज्यसभा का, इसलिए जो है राज्यसभा की शक्ति को जो है सीमित कर दी गई है। क्या कर दी गई है? यहाँ पर सीमित कर दिया गया है। ठीक है। तो इस बात को जो है आप लोग याद रखिएगा। और इसमें संयुक्त बैठक भी नहीं हो सकता। संयुक्त बैठक करना ही क्यों, जब राज्यसभा को कोई बहुत ज़्यादा शक्तियाँ ही नहीं है। राज्यसभा कोई इसमें क्या कहते हैं, एक तरीके का डेडलॉक क्रिएट ही नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसके पास तो किसी भी प्रकार की शक्तियाँ ही नहीं है, इसलिए इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है दोस्तों। ठीक है। और फिर क्या है? संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक में भी दोस्तों आपको याद रखना है क्या? संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अगर संविधान संशोधक विधेयक को जो है पारित किया जाना है तो उसमें भी संयुक्त बैठक जो है वह नहीं हो सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। और संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है? जो संविधान में संशोधन करने के लिए लाया जाता है। ठीक है। जैसे अभी तक हमारे भारत देश के संविधान में 106 संशोधन किए जा चुके हैं और अभी 130वां विधेयक पेंडिंग में है, मतलब 130 विधेयक लाए जा चुके हैं, उसमें से जो है 106 पारित हो चुके हैं। ठीक। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। अब धन विधेयक को हम लोग अलग से देखते हैं, क्योंकि पैसा दाम का मामला हमेशा महत्वपूर्ण होता है और अभी भी महत्वपूर्ण है। तो धन विधेयक का देखिए, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में वर्णित है। ठीक है। लोकसभा के पास पावर है, राज्यसभा के पास सीमित शक्ति है, उसके पास बहुत ज़्यादा सीमित शक्ति नहीं है इसमें राज्यसभा के पास। धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आपको घर के पैसा का कोई उपयोग करना है, ठीक है, अगर आप एक संयुक्त परिवार में हैं, एक जॉइंट फैमिली में हैं और घर के ट्रेजरी से आपको कोई पैसा निकालना है, तो वो पैसा अकेले किसी एक व्यक्ति का तो नहीं होता, वो व्यक्ति जो पैसा पूरे परिवार का होता है, तो उसके लिए घर के मुखिया की पहले ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, कि बाबूजी पैसा निकाल लें कि नहीं। तो वैसे यहाँ पर भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, धन विधेयक के मामले में। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। अगली बात ये होती है कि देखिए, जो धन विधेयक है, ठीक है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि इसके बाद एक और प्रकार का विधेयक होता है जिसे कहा जाता है वित्तीय विधेयक। क्या कहा जाता है? वित्तीय विधेयक या वित्त विधेयक। क्या कहा जाता है? वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल। ठीक है। फाइनेंशियल बिल क्या होता है? फाइनेंशियल बिल में विभिन्न प्रकार के जो है नीतियों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें वित्त, फाइनेंस से जुड़े हुए मुद्दे इसमें शामिल होते हैं। ठीक, जिसका वर्णन जो है वह अनुच्छेद 117 में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 117 में किया गया है। अब ये वित्त विधेयक दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है वित्त विधेयक प्रकार फर्स्ट, जिसका वर्णन 117(1) में है, और एक है वित्त विधेयक प्रकार सेकंड, जिसका वर्णन जो है 117(3) में है। प्रकार दूसरा है लेकिन वर्णन 117(3) में है। ये आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। क्लियर है बात? तो जो वित्त विधेयक प्रकार एक होता है, फर्स्ट टाइप का होता है, वह पूरा एक तरीके से समझ लीजिए, उसकी जो प्रक्रिया होती है, उसकी जो प्रक्रिया होती है पूरी तरीके से धन विधेयक के जैसी होती है। कैसी होती है? धन विधेयक के जैसी होती है। ठीक है, मतलब सेम टू सेम ये धन विधेयक जैसा ही होता है। ठीक है। अब धन विधेयक कैसा होता है कि उसको राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति हाथ में धन विधेयक लेके चल पड़े राज्यसभा की तरफ, तो राज्यसभा का जो वॉचमैन है वो उसको रोकेगा। ठीक है, जो गेट में सुरक्षा बल है वो उसको रोक लेंगे और कहेंगे कहाँ चले जा रहे हो भैया? तो बोले धन विधेयक थोड़ा प्रस्तुत करना है राज्यसभा में। बोले कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो क्या? तुमको नहीं मालूम कि धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक। लेकिन दूसरे प्रकार का जो विधेयक होता है, दूसरे प्रकार का जो वित्त विधेयक होता है,
वह साधारण विधेयक जैसा होता है। कैसा होता है? साधारण विधेयक जैसा अभी हमने पढ़ा है। साधारण विधेयक मतलब दोनों हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है, संयुक्त बैठक भी हो सकती है, क्लियर है। लेकिन जुड़े ये भी फाइनेंशियल, पूरा ये बजट से जुड़ी हुई बातें मैं कर रहा हूँ, और फिर हम लास्ट में बजट को समराइज भी करेंगे, ठीक। तो ये बात हो गई वित्त विधेयक के बारे में। ये भी पैसा दाम से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन टैक्स से जुड़ा हुआ मुद्दा इसमें नहीं होता। तो अब क्या कह रहा है, ये जो वित्त विधेयक प्रथम होता है, ये धन विधेयक के किससे कैसे अलग है? क्योंकि भाई ये अगर धन विधेयक के समान ही है तो हम इसको धन विधेयक ही क्यों नहीं कहते? तो देखिए, जो वित्त विधेयक प्रथम प्रकार का होता है दोस्तों, उसमें धन विधेयक के प्रोविजन तो रहते ही हैं, साथ में अन्य प्रावधान भी होते हैं। क्या होते हैं? अन्य प्रावधान। मतलब टैक्स वैक्स से रिलेटेड बातें तो होंगी ही होंगी, साथ में अन्य प्रावधान भी होते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, इसमें अन्य प्रावधान भी होते हैं, ठीक। तो अब इन दोनों के बीच में हम लोग अंतर देख लेते हैं, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और सेकंड के बीच में। तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि सभी धन विधेयक, सुनिएगा, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ठीक है, क्या कह रहा है? सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते। इसको ये देखो, इसके लिए मैंने एक तो वेन डायग्राम बनाया हुआ है। इस वेन डायग्राम को देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, ये बड़ा वाला जो गोला है वो है क्या? फाइनेंशियल बिल। क्या है? फाइनेंशियल बिल, मतलब ये ऑल फाइनेंशियल बिल। और यहां पर ये छोटा वाला गोला है, ये मनी बिल है। तो आप देखिए, ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। वेन डायग्राम से समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि छोटा गोला बड़े गोले के अंदर है, तो मतलब सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। क्योंकि ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन देखिए जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाले पोर्शन में तो मनी बिल नहीं है ना, ये एक दूसरे को ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल। ये बात कही गई है 117(3) में। क्लियर है दोस्तों? इतना बस समझ लीजिए आप लोगों को, फिर कभी जब मेरी डिटेल क्लास होगी पीएससी की क्लास या यूपीएससी की, तो वहां मैं आपको और समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, अभी आपके लिए इतना जरूरी है, एग्जाम भी अभी नज़दीक है, तो नहीं तो फिर मैं और डिटेल इसको बता देता, ठीक। चलिए, तो ये चीज़ हो गई दोस्तों, है ना, ये धन विधेयक के बारे में। अब देखिए, एक है और अनुच्छेद 123 आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में बात कही गई है राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति के बारे में। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 123 में। ऑर्डिनेंस क्या है? ऑर्डिनेंस मतलब ये होता है दोस्तों, देखिए, कानून बनाने के लिए जरूरी है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों किसी विधेयक को अलग अलग पारित करें, या तो संयुक्त बैठक के माध्यम से पारित हो। मतलब कानून बनाने की शक्ति जो है इनके पास है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के पास। लेकिन ये हो कि मान लीजिए, और ये कानून तभी बनाएंगे जब ये सत्र में होंगे। किस में होंगे? सत्र में हो। सत्र में मतलब सेशन में हो, वही बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। लेकिन सपोज कीजिए कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि लोकसभा सत्र में नहीं है या राज्यसभा सत्र में नहीं है, या तो दोनों सत्र में नहीं है, या लोकसभा का विघटन हो गया हो। क्यों? क्योंकि राज्यसभा तो स्थायी है लेकिन लोकसभा तो अस्थायी है, किसी कारण से लोकसभा विघटित हो गई हो। ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति को, किसको? राष्ट्रपति को टेम्परेरी कानून बनाने की, मतलब अस्थायी कानून बनाने की शक्ति दे दी गई है। अस्थायी कानून मतलब ये बाईपास, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है ना, और कार्यपालिका का भी मुखिया है। और देश में मान लीजिए किसी कानून की जरूरत, अर्जेंट किसी कानून की जरूरत है, ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से अस्थायी कानून बना सकता है, ठीक है। और इस कानून को अगर बाद में संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है 6 महीने के बाद, तो वो परमानेंट कानून बन जाता है, ठीक। तो इसको कहा जाता है अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, ठीक है। अध्यादेश का क्या मतलब होता है? राष्ट्रपति के कानून बनाने की, अस्थायी कानून बनाने की शक्ति है ये एक तरीके से, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं विनियोग विधेयक। क्या देखते हैं? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक को कहा जाता है एप्रोप्रिएशन बिल। देखिए, पैसा निकालने के लिए, भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए, ठीक है, जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसे कहा जाता है विनियोग विधेयक। क्या कहा जाता है? विनियोग। देखो, विनियोग करना मतलब जोड़ना, और विनियोग करना मतलब उसको, जो चीज जोड़ी गई उससे कोई चीज निकाल लेना, तो उसको कहेंगे विनियोग, एक तरीके से सब्सट्रैक्ट करना, है ना। तो इसको एप्रोप्रिएशन बिल कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, संचित निधि से कोई धन विनियोग विधेयक के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। मतलब भारत की जो ट्रेजरी है उससे अगर आपको कोई पैसा निकालना है तो उसके लिए विनियोग विधेयक ही एकमात्र रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। और इस विनियोग विधेयक में शामिल होता है अनुदान की मांग, वो इसे कहा जाता है डिमांड ऑन ग्रांट्स,
ठीक है, अनुदान की मांग और भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, ये दो चीजें शामिल होती हैं। देखो, अनुदान की मांग मतलब सरकार के द्वारा अपनी जो भी नीति है, योजना है, ठीक है, जो भी नीति है, योजना है, उसके लिए पैसा मांगा जाता है कि भैया हमने स्किल इंडिया चलाया है, हमको इतने हजार करोड़ दे दो। हमने किसान सम्मान निधि चलाया है, इतना करोड़ दे दो, इतने हजार करोड़ दे दो। हमने जो है वृद्धों के लिए पेंशन योजना चलाई है, उसके लिए इतना हजार करोड़ दे दो। तो इसको क्या कहा जाता है? अनुदान की मांग कहा जाता है। वोट ऑन ग्रांट, सॉरी, डिमांड ऑन ग्रांट कहा जाता है। और भारत की संचित निधि से मतलब जितने भी ये संवैधानिक पद होते हैं, जितने भी संवैधानिक पद होते हैं, ठीक है, इनके वेतन भत्ते वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। हमने अनुसूची 2 में इसके बारे में देख लिया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब विनियोग विधेयक का जो वर्णन है दोस्तों, वह अनुच्छेद 114 में किया गया है। कहां पर किया गया है? आर्टिकल 114 में किया गया है, ठीक है, 114 में किया गया है। और इसकी प्रकृति धन विधेयक के समान होती है। कैसी होती है? धन विधेयक के समान होती है। प्रकृति धन विधेयक के समान है मतलब विनियोग विधेयक कहां प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में। किसकी मंजूरी से? पहले किसकी सहमति लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की, ठीक है। इसमें राज्यसभा को कोई शक्ति होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई जनता का पैसा है, जनता का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा को उसमें सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। क्लियर है? तो ये हो गया विनियोग विधेयक। तो विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 114 में। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? 110 में, ठीक है। वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो 117 में, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको यहां पर याद रखना है। इसके बाद में ये कुछ कट मोशन है। क्या है? कुछ कट मोशन के बारे में। देखिए, सरकार के द्वारा क्या होता है, जब ये विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद जो है मतलब जब संसद में बजट को पारित किया जाता है, ठीक है, संसद में जब बजट को पारित किया जाता है, तो उस समय क्या है, विपक्षी पार्टियों के द्वारा, किनके द्वारा? विपक्षी पार्टियों के द्वारा, सरकार के विपक्षी जो पार्टी है उनके द्वारा जो सरकारी व्यय है, जो सरकारी व्यय है, इसमें कटौती की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? कटौती की बात की जाती है। मतलब उस सरकारी व्यय को वह मित व्ययिता बनाने, मतलब सरकार बेवजह फिजूल खर्ची ना करे, इस बात के लिए ये कट मोशन लाए जाते हैं। इनको कटौती प्रस्ताव कहते हैं। और ये क्या है? एक प्रस्ताव है, मोशन है, ठीक है ना। प्रस्ताव मतलब क्या है? जैसे कई बार आपसे कोई पूछता है, चलो भैया तुम बताओ यार तुम्हारा क्या प्रस्ताव है। आप लोग सपोज कीजिए कोई डिसीजन ले रहे हैं, आप लोगों ने अभी जैसे एग्जाम है, एग्जाम के बाद आपने सोचा यार एग्जाम हो जाएगा तो हम सब लोग, सारे फ्रेंड्स लोग मिलकर के कहीं घूमने चलेंगे। अब किसी ने कहा कि हम पचमढ़ी चलेंगे, किसी ने कहा सांची की स्तूप चलेंगे, किसी ने कहा आगरा चलेंगे। तो सब ने अलग अलग, एक व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ था, तो किसी दूसरे ने उससे पूछा, भैया तुम्हारा क्या प्रस्ताव है, तुम भी बता दो, तुम्हारा भी तो कोई प्रस्ताव होगा, तुम कहाँ जाना चाहते हो, ठीक है। तो मतलब किसी के ओपिनियन, तो ये विपक्षी पार्टियों का ओपिनियन होता है, ठीक है। मोशन का मतलब भी यही होता है, मोशन को हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का जो होता है प्रस्ताव इसमें पारित किया जाता है। तो पहला जो प्रस्ताव होता है उसको कहते हैं नीति कटौती। क्या कहा जाता है? नीति कटौती, ठीक है। नीति कटौती, पॉलिसी कट कहा जाता है इसे। इसमें क्या कहा जाता है? अनुदान की मांग को घटा करके 1 रुपये कम कर दिया जाए। मतलब विपक्षी पार्टी के कहेंगे कि हम इस नीति में 1 रुपये की कटौती की मांग करते हैं, मतलब 1 रुपये कम कर दिया जाए। ये आलोचना है कि मतलब सरकार फालतू की नीति बना रही है, इस नीति से देश का कुछ होने जाने वाला है नहीं, सिर्फ सरकार बिना मतलब जो है वह जनता का पैसा बर्बाद होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो बुलेट ट्रेन की योजना। अब बुलेट ट्रेन के लिए सरकार, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने जेब से तो पैसा लगाएंगे नहीं बुलेट ट्रेन के लिए। अब बुलेट ट्रेन के लिए क्या है? अनुदान की मांग की जाएगी, मतलब संसद से पैसा मांगा जाएगा, ठीक है। अब संसद में जब पैसा मांगा जा रहा था, अनुदान मांगी जा रही थी, ठीक है, अनुदान मांगी जा रही थी, उस समय जो है सपोज करो विपक्षी पार्टियों के द्वारा कहा गया कि हम इस नीति में, इस पॉलिसी में 1 रुपये की कटौती की मांग करते हैं। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये फालतू का प्रोजेक्ट है, ऐसे प्रोजेक्ट देश में लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। ऐसे देश में क्या जरूरत है बुलेट ट्रेन की, जहां जेसीबी की खुदाई देखने के लिए लोग घंटों खड़े हो जाते हैं, ठीक है, जिनको कोई जल्दी ही नहीं है, ठीक। तो हाँ, नीति कटौती अगर ये पास हो गया तो सरकार गिर जाती है, ठीक है। अगर नीति कटौती प्रस्ताव मतलब बुलेट ट्रेन का अगर मान लो इसके लिए अगर ये पॉलिसी कट मोशन अगर पास हो जाए संसद से, लोकसभा से, तो सरकार जो है गिर जाती है, ठीक है। तो ये पास ना होता ही अच्छा होता है। फिर एक है आर्थिक कटौती। मान लीजिए विपक्षी पार्टियों को ये लगता है कि नहीं यार सरकार जो है फालतू का खर्च कर रही है, तो उसके लिए आर्थिक कटौती, इकोनॉमिक कट मोशन प्रेजेंट किया जाता है। प्रस्तावित कटौती के अनुरूप कम करना, ठीक है। और एक होता है टोकन कट। क्या होता है? टोकन कट। टोकन कट में क्या है? 100 रुपये की कटौती की मांग की जाती है। कितने रुपए की कटौती की मांग की जाती है? 100 रुपये की कटौती की मांग की जाती है, ठीक है। ये दोनों सरकार की नीतियों की एक तरह से आलोचना है। लेकिन अगर ये दोनों पास हो गए, ठीक है, आर्थिक कटौती और टोकन कटौती, तब सरकार नहीं गिरती, मतलब सरकार को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, ठीक है।
इस्तीफा जो है वह नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर ये पास हो जाए, नीति कटौती पास हो जाए, तो सरकार को जो है वह इस्तीफा देना पड़ जाता है। ठीक, चलिए, तो ये बात हो गई महत्वपूर्ण बात। वोटिंग के समय पर ये यहाँ पर जो है वह वो हो जाता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं विधेयकों पर सहमति। देखो, हमने ये चीज़ देखा था, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं अभी हम, विधेयकों पर सहमति। क्या विधेयकों पर सहमति? ये अनुच्छेद 111 में इसका वर्णन किया गया है। मतलब ये राष्ट्रपति क्योंकि विधेयकों पर सहमति देता है तो उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। देखिए, कोई बिल, कोई विधेयक जो होता है वह कानून तब बनता है जब उसे, कोई विधेयक, कोई बिल जो है वह कानून तब बनेगा जब उसे लोकसभा और राज्यसभा पारित कर दे, और इनके पारित होने के पश्चात ये राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है। किनके पास जाता है? राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है। और अगर राष्ट्रपति महोदय इस पर अपना साइन कर देते हैं तो ये बिल जो है वह अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है, कानून बनता है। जब तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होती, कोई भी बिल अधिनियम नहीं बनता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है विधेयकों पर सहमति। यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्ति की बात की है कि राष्ट्रपति क्या करेगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो ये है कि मान लीजिए कोई बिल राष्ट्रपति महोदय के पास आया, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर के, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर के कोई बिल राष्ट्रपति महोदय के पास आया, तो राष्ट्रपति ने उसको बिना कोई ना नुकुर किए, ठीक है, साइन कर दिया और वो अधिनियम बन जाएगा। तो ये सिंपल है। लेकिन राष्ट्रपति को जो है इसी अनुच्छेद में वीटो पावर दिया गया है। क्या दिया गया है? वीटो पावर दिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रपति की वीटो पावर का वर्णन, वीटो शक्ति का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है भैया? अनुच्छेद 111। यहाँ पर राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो पावर दिए गए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के वीटो पावर दिए गए हैं। वीटो का मतलब होता है, जो वीटो है इसका मतलब होता है दोस्तों कि मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, या मैं इसको ये कहूं कि वीटो का मतलब होता है कि आई से नो, मैं ना कहता हूं। ठीक है, तो इसके कहने के कुछ तरीके हैं। तो इसमें जो हमारा पहले प्रकार का जो वीटो है वो कौन सा है? पूर्ण या अत्यंतिक वीटो। क्या है? पूर्ण या अत्यंतिक वीटो। पूर्ण वीटो या अत्यंतिक वीटो, इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट वीटो। क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट वीटो इंग्लिश में। इसका मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति कह देते मैं दस्तखत करूंगा नहीं, जाओ जो करना है कर लो। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा दस्तखत करने से मना कर दिया जाता है। ठीक है, तो पूर्ण या अत्यंतिक वीटो। देखो, एक बात आप लोग समझिएगा, हमने राष्ट्रपति के चैप्टर में पढ़ा है कि राष्ट्रपति महोदय जो भी करता है वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करता है। किसकी सलाह पर करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने मन से कुछ नहीं करता है। तो पूर्ण या अत्यंतिक वीटो का सामान्यतः प्रयोग भारत में राष्ट्रपति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो लोग कानून बना रहे हैं, ठीक है, वो वही लोग हैं जो राष्ट्रपति को विधेयक पर दस्तखत करना है या नहीं करना है इस बात की सलाह देते हैं, और वो अपने ही कानून पर। ठीक है, तो उस पर ये तो नहीं कहेंगे ना कि आप इस पर दस्तखत ना कीजिए, इसको हमने ही बनाया है। ठीक है, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारेंगे। तो सामान्यतः पूर्ण एवं अत्यंतिक वीटो का प्रयोग भारत में नहीं होता है। इसका प्रयोग तब होता है जब इसके लिए एक विशेष परिस्थिति है कि मान लीजिए पुरानी सरकार ने कोई कानून बना करके राष्ट्रपति के पास भेजा था और राष्ट्रपति उस पर साइन करने ही वाला था कि पुरानी सरकार गिर गई। तब के कंडीशन में जब नई सरकार आएगी, अब मान लो वो कांग्रेस की है, बीजेपी की सरकार थी जिसने कानून बना के राष्ट्रपति को भेजा था, राष्ट्रपति दस्तखत नहीं कर पाए, इसके पहले बीजेपी की सरकार गिर गई। अब मान लो कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार से राष्ट्रपति पूछेगा कि भैया बताओ क्या करूं, इसमें दस्तखत करूं कि ना करूं? राष्ट्रपति कहे, कांग्रेस के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा एक काम करो, फाड़ फूड़ के फेंक दो, फिर देखेंगे बाद में। तो इसको कहा जाता है पूर्ण या अत्यंतिक वीटो। दूसरे प्रकार का वीटो होता है निलंबित वीटो। ये मैं आपको बता चुका हूं। निलंबित वीटो मतलब क्या होता है? बिल को वापस करना। मतलब राष्ट्रपति के पास आएगा, राष्ट्रपति कहेगा एक बार इसको पुनर्विचार कर लो, इस पर एक बार फिर से सोच लो, तो इसको क्या कहा जाएगा? निलंबित वीटो, सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है इसे। फिर एक होता है जेबी या पॉकेट वीटो। जेबी या पॉकेट वीटो में क्या होता है? राष्ट्रपति कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देता, बिल्कुल चुपचाप उसको फोल्ड करके जेब में रख लिया। आपने किसी से कुछ पूछा, मान लीजिए घर में कई बार ऐसा होता है, आपसे कोई पूछेगा भैया क्या खाओगे, आप बिल्कुल एकदम चुपचाप बैठे हुए, ना बता रहे हो, ये भी नहीं कह रहे हो जो बनाना है बना लो, मैं खा लूंगा। या सामने वाले ने आपसे पूछा भैया भिंडी की सब्जी खाओगे, जैसे ठंड के समय में जब मटर, तो मटर खा खा के व्यक्ति थक जाता है। मम्मी आई आपसे पूछी भैया आलू मटर बना रही हूँ खाओगे, तो आप बोलोगे मम्मी एक बार फिर सोच लो यार, आलू मटर मतलब रोज रोज आलू मटर, कुछ तो आज कुछ दूसरा कुछ बना लो। तो आपने सस्पेंसिव वीटो का यूज किया। लेकिन आप एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं,
है ना, मुंह में दही जमा के, तब जो है ये जेवी या पॉकेट वीटो होगा। मतलब इसमें कुछ नहीं कहता राष्ट्रपति, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। तो ये 3 प्रकार की वीटो। तो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों का वर्णन कहाँ किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 111 में किया गया है। ठीक है, जेवी या पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है एक बार ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, किसके द्वारा? ज्ञानी जैल सिंह जी के द्वारा जो है वह डाकघर संशोधन विधेयक पर किया गया था। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जो है डाकघर संशोधन विधेयक पर किया गया था, ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, और फिर एक और प्रकार का वीटो होता है क्वालिफाइड वीटो, वो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब एक प्रश्न ये आता है कि क्या राष्ट्रपति जो है वह संविधान संशोधन विधेयक में, वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है, उसमें वीटो का यूज कर सकता है या नहीं? तो सीधी सी बात यह है, संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। ये बात आप लोग याद रखिएगा। पहले कर सकता था, लेकिन 24वें संशोधन के द्वारा ये जोड़ दिया गया था, इंदिरा गांधी ने कह दिया था कि देखो बड़ी मुश्किल से पारित होता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए दोस्तों 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। 2/3 बहुमत की जरूरत होती है संसद में, या इसी को हम लोग विशेष बहुमत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष बहुमत भी कहते हैं। तो विशेष बहुमत से ये संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है, और ये बहुत कठिन होता है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक को संसद से पारित करवाना आसान नहीं होता है सरकार के लिए। तो बड़ी मुश्किल से तो सरकार ने उसको पारित करवाया, अब उसमें राष्ट्रपति वीटो पावर लगा दे, तो ये बहुत ही एक तरीके से सरकार के जो इतना अथक जो प्रयास किया गया है उसको विफल करना है। तो इसलिए जो है राष्ट्रपति को वीटो शक्ति नहीं दी गई है ना। यहाँ पर संविधान में तो दी गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसको छीन लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं अब संसद के प्रमुख प्रस्ताव। प्रस्ताव मतलब वही मोशन, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि आपसे कोई पूछे कि भैया बताओ तुम्हारा क्या प्रस्ताव है। ठीक है, आपने महाभारत अगर देखे होंगे, पुराना वाला महाभारत, तो उसमें जो है कई बार ऐसे हुआ करता था, जो भीष्म पितामह थे वो विदुर से कहा करते थे, विदुर तुम्हारा क्या प्रस्ताव है ना, मतलब आपका क्या ओपिनियन है। तो देखिए, संसद में कोई भी काम वह प्रस्ताव के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से? प्रस्ताव के माध्यम से। मतलब संसद के कार्य पूरी जो है एक डॉक्यूमेंटेड वे में होता है। ऐसे नहीं होता कि कोई भी उठ के बोलने लगा, कोई भी मतलब जो है क्या कहते हैं किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने लग गया। उसका पूरी एक प्रक्रिया होती है, संसद के पूरे कार्यों को पूरी तरीके से डिसाइडेड होती हैं चीज़ें, है ना। तो सबसे पहले जो है एक प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसे कहा जाता है मूल प्रस्ताव। क्या कहा जाता है? मूल प्रस्ताव। ठीक है, ओरिजिनल मोशन कहा जाता है इसे। मूल प्रस्ताव क्या है? स्वयं में पूर्ण होता है, किसी पर निर्भर नहीं होता। उदाहरण के लिए स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, ये मैं आपको बता चुका हूँ। स्थगन प्रस्ताव मतलब क्या है? संसद सदस्य चाहते हैं कि संसद की प्रक्रिया को 2-4 दिन के लिए स्थगित कर दो, तो स्थगन प्रस्ताव, अब 3-4 दिन बाद मिलेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के लिए होता है ना। एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव भी मैं बता दिया हूं, जब विपक्षी पार्टियों को यह लगने लगे कि ये सरकार सही से काम नहीं कर रही है, तो उनके खिलाफ जो है वह अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, सरकार के खिलाफ लाया जाता है। ठीक है, तो अब याद रखना, देखिए सरकार जो लोकसभा है, ठीक है, सरकार जो है वह किसके प्रति एक तरीके से उत्तरदायी है? जनता के प्रति उत्तरदायी है। क्यों जनता के प्रति? क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? लोकसभा करता है। ठीक है, मतलब सरकार को गठित किसने किया है? जनता ने किया है। मतलब सरकार का गठन जो है वह जनता के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, जनता के द्वारा किया गया है। तो अविश्वास प्रस्ताव को केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। कहां पर लाया जा सकता है? लोकसभा में। क्यों? क्योंकि लोकसभा ही जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है, और जनता को लग रहा है विपक्षी पार्टियों के माध्यम से कि ये सरकार सही से काम नहीं कर रही है। ठीक है, फिर अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो ऐसे नहीं एक व्यक्ति का मन हुआ, राहुल गांधी जी का मन हुआ, बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके चल दिए, नहीं। उसके लिए पहले उनको 50 विपक्षी सदस्यों का समर्थन चाहिए। कितने विपक्षी सदस्यों का समर्थन चाहिए? 50 विपक्षी सदस्यों का समर्थन चाहिए। ठीक है, मतलब उसको समर्थन है, मतलब राहुल गांधी के ने जो प्रस्ताव बनाया है उस पर जो 50 लोग उस पर अपना दस्तखत करेंगे, ये 50 लोग जो है उनके समर्थन में खड़े होंगे। फिर इसमें कारण बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों ला रहे हैं। ठीक है, पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। मैं आपको बता चुका हूं, सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो इसका मतलब यह है कि सरकार ने अपना विश्वास, अपना बहुमत जो है वह क्या होता है? अपना बहुमत खो दिया है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है विश्वास प्रस्ताव। ठीक, तो अब इसके थोड़े से इतिहास में देख लेते हैं कि प्रथम अविश्वास प्रस्ताव जो है, प्रथम अविश्वास प्रस्ताव, फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वह जेबी कृपलानी जी के द्वारा जो है 1963 में लाया गया था नेहरू जी के खिलाफ। ठीक है, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था, विश्वास प्रस्ताव फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का बहुमत था उसमें, कहां पर? संसद में, लोकसभा में, इसलिए वो पारित नहीं हो पाया।
ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब तक कुल 27 बार जो है अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। इसमें से सबसे सर्वाधिक जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया है। मतलब जो विपक्षी पार्टियां थी, कई बार इंदिरा गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आ जाती थी। क्यों? क्योंकि इसका लाने का उद्देश्य उनको भी पता था कि ये पारित नहीं होगा, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा अपना दबदबा बना के रखने के लिए कि देखो अगर आप सही से काम नहीं करोगे तो हम आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला के आपकी सरकार गिरा देंगे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो सन की अमेरिकी राष्ट्रपति है, उसके खिलाफ भी कई बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है अमेरिका की कांग्रेस के द्वारा। तो अमेरिका में जो कांग्रेस, वहां की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसी के उल्टा होता है विश्वास प्रस्ताव। मान लीजिए क्या हो कि कोई पार्टी है, उस पार्टी को जैसे लोकसभा में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए। कितनी सीटें चाहिए? 272 सीटें चाहिए, मतलब 272 सांसद चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा हो जाए कि इसमें से मान लीजिए 30-40 सांसद जो हैं जाकर के किस में मिल जाए? कांग्रेस में मिल जाए। वैसे तो दल बदल लागू हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि 30-40 सांसद कांग्रेस में या किसी और पार्टी में मिल जाए। ऐसे में बीजेपी की सरकार गिर सकती है। और मान लो इसी समय कांग्रेस वाले अविश्वास प्रस्ताव लाने लग जाएं, तब के कंडीशन में मतलब विपक्षी पार्टी जो है वह जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, उससे इस्तीफा की मांग करने लगे कि इनके पास तो बहुमत ही नहीं है और ये सरकार चला रहे हैं। ठीक है, तब के कंडीशन में क्या होता है? सत्ता पक्ष के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देश पर, मतलब राष्ट्रपति कहता है देखो जाओ जाओ तो जी अपना जो है बहुमत सिद्ध कीजिए वहां पर। इसी को आप लोगों ने सुना होगा फ्लोर टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोर टेस्ट कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है? पार्टी जो सत्ता पक्ष है वो जाकर के लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने का काम करती हैं। क्या करती हैं? बहुमत सिद्ध करती हैं कि देखो हमारे पास 272 लोग हैं, फालतू की बात मत करो, हमारी ही सरकार रहेगी। ठीक है, तो इसको कहा जाता है विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव का उल्टा। फिर एक होता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव मतलब क्या है? संसद, मतलब एक तरीके से इससे सरकार तो नहीं गिरती, लेकिन निंदा प्रस्ताव में क्या होता है कि ये सरकार की निंदा करने के लिए लाया जाता है। मान लीजिए जैसे मणिपुर में हिंसा हो गई या किसी और राज्य में हिंसा हो गई, जैसे अभी लद्दाख में हिंसा हो गई, ठीक है ना, हिंसक आंदोलन हो गए। ऐसे कंडीशन में मान लो विपक्षी पार्टी सरकार की निंदा करना चाहती है। वैसे तो मीडिया पर करते ही करते हैं, लेकिन अगर संसद में निंदा करना चाहती हैं तो उसके लिए निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है, इसमें सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, प्रस्ताव का कारण बताना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको निंदा प्रस्ताव क्या है ये भी याद रखिए। एक है स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव मतलब कैसे? सपोज कीजिए मणिपुर में हिंसा हुआ, ठीक है, अब विपक्षी पार्टी इस बात पर तुले हुए है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी वो कहां पर? सदन में आए, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में आए और बताएं कि मणिपुर में हिंसा क्यों हुई और वो हिंसा को रोक क्यों नहीं पाए। क्या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ठीक से काम नहीं कर पा रही थी? क्या समस्या थी? और मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी जो है वो लोकसभा में आने को तैयार ही नहीं है और थे भी नहीं, बहुत बाद में उन्होंने अपना बयान दिया इस मुद्दे पर। और ऐसे कंडीशन में क्या हो? संसद का सत्र चल रहा हो, तो विपक्षी पार्टी जो है इस बात पर अड़ जाए कि जब तक नरेंद्र मोदी जी जो है अपना जो है ओपिनियन नहीं देंगे तब तक हम संसद की कार्यवाही को नहीं चलने देंगे, काम को रोक दिया जाए। तो इसको कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन कहा जाता है। लोक महत्व के मुद्दे पर ध्यान आकर्षण के लिए लाया जाता है। कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, 50 सदस्यों का। और सरकार त्याग पत्र नहीं देती अगर पास हो गया तो। वैसे ये अपमानजनक होता है, अगर सरकार के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव पारित हो गया तो अपमानजनक माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रमुख संसदीय समितियों के बारे में। ठीक है, ये संसदीय समितियां बहुत महत्वपूर्ण है, इन पर प्रश्न बनाए जाते हैं। संसदीय समितियों का काम क्या होता है? देखिए, संसद के 3 ही सत्र होते हैं, मतलब पूरे 12 महीने में ये लोग मुश्किल से जो है 4 माह, 4-5 महीने जो है 4 महीने ही ये लोग बैठते हैं। बाकी समय तो ये सब अपने अपने संसदीय क्षेत्र में होते हैं। लेकिन संसद कानून बनाने का काम बहुत जटिल होता है दोस्तों। तो कानून की एक एक बारीकियों को समझने के लिए और देश की पूरी व्यवस्था, कॉम्प्लेक्स व्यवस्था, उसको समझने के लिए छोटी छोटी समिति बना दी जाती है। जैसे आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा हो, कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा हो, ठीक है, तब क्या कर दिया जाएगा? या भी जैसे कुंभ का मेला हुआ, तो कुंभ के मेले में अलग अलग चीज़ों की जरूरत थी। तो सपोज करो सैनिटेशन के लिए कि जो यात्री आएंगे, ठीक है, स्नान के लिए, उनके सैनिटेशन के लिए एक समिति बना दी गई कि आपकी जिम्मेदारी पूरा सैनिटेशन का देखिए। एक को बना दिया गया कि आप जो है भीड़ कहीं इकट्ठी ना हो पाए। फिर एक को बना दिया वाटर टेस्टिंग के लिए कि वाटर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड ना हो। एक को बना दिया जाए कि ट्रैफिक पूरा मैनेजमेंट रहे यहाँ तक। तो अलग अलग कामों को अलग अलग लोगों को बांट दिया गया, मतलब लोगों को या लोगों के समूह को, तो उसी को समिति कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली संसदीय समिति है, आपको नाम बस इनका याद रखना है, लोक लेखा समिति। सबसे पुरानी होगी, 1921 में बनाई गई थी। ठीक है, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट समिति, पीएसी कहा जाता है इसको शॉर्ट में। ठीक है, तो पीएसी में जो होते हैं दोस्तों कुल सदस्य, इनकी सदस्य संख्या याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। कुल सदस्य इसमें 22 होते हैं। यह संयुक्त समिति होती है। कैसी होती है? ज्वाइंट कमेटी होती है लोकसभा और राज्यसभा की। तो इसमें 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। इस समिति का काम क्या है? इस समिति का काम लोक लेखा, देखो
लोक मतलब जनता, और लेखा जनता का जो भी पैसा दाम है उसका लेखा जोखा रखने का काम ये करते हैं। तो विभिन्न मंत्रालयों के व्यय मतलब वो जो खर्च करते हैं व्यय और कैग के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करने का काम जो है इनके द्वारा किया जाता है, लोक लेखा समिति के द्वारा। ये लाइन को एज इट इज याद कर लीजिएगा। कितने मेंबर होते हैं? लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। जो भी ज्वाइंट कमेटी होगी, जो भी संयुक्त समिति होगी, उसमें लोकसभा में ज़्यादा मेंबर होंगे और राज्यसभा से कम मेंबर होंगे, और इसका एक अध्यक्ष होगा, वो लोकसभा से होगा। इसमें एक अध्यक्ष भी होता है जो लोकसभा से होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो अध्यक्ष है वह विपक्ष के पार्टी का होता है, मतलब अपोजिशन पार्टी का होता है सामान्यतः। वैसे 1967 तक ऐसा नहीं था, 1967 के बाद ऐसा प्रोविजन कर दिया गया कि विपक्ष के सदस्य को बना दिया जाता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है ना। फिर एक होती है प्राक्कलन समिति। कौन सी समिति? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति को कहा जाता है एस्टीमेट कमेटी। इसका नाम ही एस्टीमेट करना, एस्टीमेट लगाना। जैसे आप बाजार जाने वाले हैं तो आप घर से एस्टीमेट लगा के जाते हैं, इतने इतने की चीज़ें आएंगी, उस हिसाब से पैसा दाम रख के ले जाते हैं। ऐसा थोड़ी कि पूरे घर से बिल्कुल 8-10 लाख लेके निकल जाते हैं सब्जी लेने चले। ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतना पैसा आप रखते हैं अपने पास और फिर मार्केट जाते हैं। तो वैसे ही एस्टीमेट कमेटी, इसका गठन कब किया गया था? 1950 में। ठीक है, इसमें सदस्य 30 होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं, इसमें राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते। और इसका काम क्या होता है? सरकार को वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देना। मतलब सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं उसके संबंध में सुझाव देना कि भैया आप एक किसान सम्मान निधि योजना चला रहे हो, लाडली बहना योजना चला रहे हो, तो आपका पैसा पूजेगा कि नहीं, कितना पैसा आपको देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, ये सब एस्टीमेट लगा के बताती, कितना खर्चा होगा। फिर एक है विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति संसद सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित होता है। 15 सदस्य होते हैं, 10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से। क्लियर है? ठीक है, विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच या परीक्षण करने का काम। फिर एक है प्रवर समिति। प्रवर समिति को कहा जाता है एडहॉक कमेटी, मतलब बनाया काम हुआ खत्म। ठीक है, एक समिति बनाई जाती है जिसका काम हुआ, मतलब पर्टिकुलर किसी काम के लिए बनाया जाता है, वो काम खत्म, एडहॉक कमेटी खत्म। जैसे कोविड के टाइम पर एक समिति बनाई दी, अब जैसे ही कोरोना का जो वेव है, मतलब कोरोना की लहर है, वो समाप्त हो गई, वो समिति भी समाप्त हो गई, तो इसको कहा जाता है एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी में जो सदस्य होते हैं, अगर जो है, ठीक है, जो भी सदन गठित करता है, मान लीजिए अगर राज्यसभा ने वो बनाया है तो 30 सदस्य होंगे किसके? राज्यसभा के। अलग अलग होती है, ठीक है, ज्वाइंट नहीं होता। 30 राज्यसभा से होंगे, अगर लोकसभा ने बनाया है तो 30 लोकसभा से होंगे। ठीक है, सबकी हर हाउस की अपनी अलग अलग ये होती है। और एक होता है ज्वाइंट। देखो ये ज्वाइंट नहीं है लेकिन ये ज्वाइंट है। जब ज्वाइंट होगा तो कुल सदस्य इसमें 45 होंगे और उसमें से 30 लोकसभा से होंगे और 15 राज्यसभा से होंगे। ठीक है, तो ये संयुक्त प्रवर समिति, ज्वाइंट एडहॉक कमेटी। और ये केवल एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी जब होगी तो अगर लोकसभा से होगी तो 30 सदस्य होंगे, सारी लोकसभा से। अगर राज्यसभा की होगी तो 30 सदस्य होंगे। संयुक्त प्रवर समिति अगर ज्वाइंट है तो कुल 45 सदस्य होंगे, जिसमें 30 लोकसभा के होंगे और 15 राज्यसभा के होंगे। फिर एक होता है सार्वजनिक उपक्रम समिति। क्या होता है? सार्वजनिक उपक्रम समिति। आप में से बहुत सारे लोग इसकी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होती है ना, ठीक है, पीएसयू जो होती हैं, जैसे कई लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन सब के जो रिपोर्ट होता है, वार्षिक जो प्रतिवेदन होता है, उसकी जांच करने के लिए ये बनाई जाती है। तो एक होता है सार्वजनिक प्रतिवेदन उपक्रम समिति, इसे कहा जाता है इसको कहा जाता है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, है ना, पब्लिक अंडरटेकिंग, सार्वजनिक उपक्रम, पीएसयू कमेटी कहा जाता है इसे। ठीक, इसमें कुल सदस्य जो होते हैं वो 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका गठन हुआ था 1964 में। ठीक है, इसका जो गठन किया गया था वो एक समिति, कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया था। किस समिति के सुझाव पर किया गया था? कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया था। इसका काम होता है कैग के रिपोर्ट की जांच करना और सार्वजनिक कंपनियों के लेखों की जांच करना, जैसे भेल, सेल, ओएनजीसी, जितनी सार्वजनिक पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, इनकी जो लेखा होता है, इनका जो अकाउंट होता है, उसको जांचने का काम सार्वजनिक उपक्रम समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा समितियों के बारे में। अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा बजट। वैसे तो मैंने आपको इसके सारे प्रोविजन बता दिए हैं, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट है वो और बता देता हूं, तो फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा पार्लियामेंट। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, ये वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों कुछ नहीं है, ये बजट आए, है ना। इसी को हमारे भारत देश के संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, हमारे भारत देश के अनुच्छेद 112 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट के लिए जो शब्द यूज किया गया है उसे कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ठीक है,
ये देखिए यहाँ लिखा भी है, बजट शब्द जो है वह संविधान में वर्णित नहीं है, संविधान में इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। संविधान में क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, ठीक है। बजट को पेश करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। और वित्त मंत्रालय का, इसी मंत्रालय का जो आर्थिक मामलों का विभाग है, ये बजट बनाने का काम करता है। बजट बनाने का जो काम होता है, ठीक है, जो बजट बनाने का जो काम होता है वह आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा किया जाता है। एसएससी एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, पहला बजट भारत देश में, स्वतंत्र भारत का जो है वह पहला बजट जो है आर के षडमुखम चेट्टी द्वारा, आर के षडमुखम चेट्टी जी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1947 को किया गया था आर के षडमुखम चेट्टी जी के द्वारा, ठीक है। ये उस समय के जो है वित्त मंत्री रहे। अब बजट को प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है, ये बजट प्रस्तुत करवाता कौन है? करता कौन है? वित्त मंत्री करते हैं। किया किसके द्वारा जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा। लेकिन बजट को प्रस्तुत करवाता कौन है? बजट को प्रस्तुत करवाने का काम होता है राष्ट्रपति का। किसका होता है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसे प्रस्तुत करवाया जाता है। राष्ट्रपति कहते हैं भैया जाओ तो साल भर का अपना लेखा जोखा दे दो संसद को, क्योंकि जनता का पैसा है कि हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ खर्च किए हो, कहाँ खर्च करने वाले हो, पूरा ब्यौरा बताओ जाके, ठीक। तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इसमें शामिल होती है सरकार की अनुमानित प्राप्तियां, मतलब सरकार को कितना पैसा कहाँ से मिलेगा और सरकार कितना पैसा कहाँ खर्च करेगी। मतलब बजट में दो चीज़ें शामिल होती हैं मुख्य रूप से, एक पैसा कहाँ से आया और एक पैसा कहाँ गया। ये दो चीज़ें शामिल होती हैं किसमें? बजट में, ठीक है। तो ये हो गया बजट के बारे में, ये मुख्य जानकारियाँ हो गई। अब इसके बाद में जो है ये वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में ही लिखा हुआ है कि इसमें जो है बाकी सब चीज़ें लिखी हुई है। एक चीज़ बस आप लोग ये याद रखिएगा कि बजट के संबंध में राज्यसभा को कोई शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि जनता का पैसा, तो राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके लिए बजट के लिए केवल लोकसभा में मताधिकार होता है। बस आपको इतना याद रखना है। और बाकी सारे विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, है ना, विनियोग विधेयक, वो सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये बजट के बारे में सामान्य जानकारी। अब दो तीन महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो भी देख लीजिए। भारत सरकार की निधि, मतलब एक तरीके से ये ट्रेजरी है भारत सरकार की, ठीक है। ट्रेजरी है जहां पर जो है भारत सरकार का जो है पैसा रखा होता है, भारत देश का जो है पूरा पैसा रखा होता है। तो एक है संचित निधि। क्या है? संचित निधि। इसे कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 266 में। कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 266 में इसका वर्णन किया गया है। तो आपसे पूछा जाए भारत की संचित निधि के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद नंबर 266 है, ठीक है। इसमें कर से आज जो पैसा आता है उसको रखा जाता है, टैक्सेस से जो पैसा आते हैं। एक होती है आकस्मिकता निधि। क्या होती है? आकस्मिकता निधि, जिसे कहा जाता है कंटेंजेंसी फंड। क्या कहा जाता है? कंटेंजेंसी। मतलब कोई इमरजेंसी हो जाए, ठीक है, या कोई अप्रत्याशित खर्च हो जाए, मतलब जिसका अनुमान नहीं था। जैसे कोविड का अनुमान किसी को नहीं था। अब सरकार ने कोविड के लिए 2020 में तो कोरोना के लिए पहले से पैसा का जुगाड़ करके नहीं रखा था, क्योंकि सरकार को नहीं पता था कि कोई ऐसी भयानक महामारी आ जाएगी। अगर पता होती तो हम पहले ना तैयार हो जाते, हमें लॉकडाउन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसी कोई आकस्मिक घटना हो जाए तो उसके लिए आकस्मिकता निधि होती है। ये राष्ट्रपति के अंडर होता है। इससे अप्रत्याशित खर्चों का वहन किया जाता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। जैसे आपके घर से आया 10,000 रुपये, आप उसी हिसाब से चलते हैं। किसी महीने 2-4 मच्छर खूब काट दिए, रूम में मलेरिया हो गया, ठीक है, वो अलग एक खर्चा। आप जुगाड़ में थे कि इस महीने ये 1-2 हज़ार बचा के जो है बढ़िया एंजॉय करूंगा, पता चला कि डॉक्टर को जाके देना पड़ा। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब पैसा डॉक्टर के पास जाए, ठीक, हम बीमार पड़ जाए, तब फिर बहुत दुख लगता है, ठीक। फिर एक है सार्वजनिक खाता। इसको कहा जाता है पब्लिक अकाउंट। क्या कहा जाता है? पब्लिक अकाउंट, सार्वजनिक खाता। सार्वजनिक खाता मतलब सरकार के द्वारा देखो विभिन्न प्रकार के फंड्स चलाए जाते हैं, निधियां चलाई जाती हैं। जैसे आप लोगों ने पोस्ट ऑफिस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारे लोग पोस्ट ऑफिस में जाकर के पैसा जमा करते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बचत खाते होते हैं, सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। तो उसका जो पैसा, जो पब्लिक का पैसा जो होता है, जनता का जो पैसा होता है, वो यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। तो इसको पब्लिक खाता है। सार्वजनिक खाता का वर्णन 266 ये 266 एक है ना, 266 वन है, 266 वन, ठीक है, 266 वन में किया गया है इसका जिक्र, ठीक। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के बचत खाते, आपदा प्रबंधन निधि, भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड का पैसा, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो ईपीएफओ का पैसा कटेगा, ईपीएफ का पैसा कटेगा, रक्षा कोष, ये सारी चीज़ें इसमें रखी होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा ये पार्लियामेंट वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपको मैंने बोला था कि हमारे इस जो क्लास नोट्स है उसके लास्ट में जितने भी लोकसभा के स्पीकर हुए हैं उनके नामों की सूची है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अभी हम लोग जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहां मैं आपसे ये पूछूंगा। फिर ये जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ये जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इनको सबको आप पढ़ के लीजिएगा। फिर हम एक पूरी क्लास लाएंगे, एक क्लास ऐसी लेके आएंगे, 1-2 घंटे की क्लास होगी जिसमें संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सब पर हम एक साथ
चर्चा कर लेंगे और जितने महत्वपूर्ण संशोधन है उन पर एक साथ चर्चा कर लेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आना ही आना रहता है, मतलब 3-4 नंबर पक्का होता है। ठीक है, तो ये पूरा जो है इसी चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जो है आप अपने कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।